Bismillahirrahmanirrahim. Students, in this lecture, we are going to discuss capital budgeting decisions. What are the important factors which relate to the capital budgeting decisions? Which type of information is required? And how the managers or the authorities decide which type of capital decision they are going to take during the year or the upcoming years. So, what is basically the capital budgeting decision is? Capital budgeting is used to describe how managers plan significant investments in projects that have long-term implications. As the name suggests, capital budgeting. So, the capital budgeting decision means that the long-term decisions. कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हम अपने प्रीवियस जो जितना भी हमने लर्न किया है उसको रिवाइज करें तो हमने कहा था कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स में काउंट होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस means purchasing a new asset or any introduction of a new product is the capital budget decision. तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में होगा लॉन्ग टर्म सिनेरियो में किया जाएगा वो कैपिटल डिसीजन में काउंट होगा तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बेसिकली मैनेजर्स इन डिसीजंस को करते हुए किन चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं कि आपका जो ये डिसीजन है वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कितनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो विदहोल्ड करेगा और उस इन्वेस्टमेंट का ड्यूरिंग दैट टेन्योर क्या रिटर्न मिलेगा तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में स्क्रीनिंग डिसीजंस भी होते हैं और प्रेफरेंस डिसीजंस भी होते हैं स्क्रीनिंग डिसीजंस कौन से डिसीजंस होते हैं जिसमें आपने जो आपके पास रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए से फॉर एग्जांपल कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है एंड यू हैव लिमिटाइज्ड योर इन्वेस्टमेंट आपने 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है so the first rule is the 20 million investment second rule is that you want at least a return of 10% on your investment तो फिर आप वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देखना शुरू करेंगे जो आपको 10% का एटलीस्ट रिटर्न दे रही है तो स्क्रीनिंग डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिनमें आपने सर्टेन रूल्स को या फैक्ट्स को फॉलो करना होता है जबकि प्रेफरेंस डिसीजंस में वो डिसीजंस आ जाते हैं जहाँ पे आपके पास 3-4 और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और आप उन ऑप्शंस में से कोई सा एक ऑप्शन जो है वो यूटिलाइज करते हो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल आपने अपने फैक्ट्री के लिए मशीनरी को परचेज करना है या कोई भी स्पेसिफिक प्लांट है उसके लिए आपने मशीनरी को परचेज करना है तो आपके पास मशीनरी के परचेज में 2 या 3 डिफरेंट टाइप की मशीनरीज अवेलेबल हैं 2 या 3 डिफरेंट कंपनीज की मशीनरीज अवेलेबल हैं या मॉडल्स की मशीनरीज अवेलेबल हैं तो जो 2 या 3 टाइप की मशीनरी की अवेलेबिलिटी जो है वो आपके प्रेफरेंस डिसीजन के में आपको हेल्प आउट करेगी कि आप उन दोनों तीनों मशीन्स में से कोई सी भी एक मशीन जो है वो परचेज कर लेंगे तो ये आपका प्रेफरेंस डिसीजन हो जाएगा सो इस तरीके से आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में मैनेजर्स जो हैं वो स्क्रीनिंग डिसीजंस की तरफ भी मूव करते हैं और प्रेफरेंस डिसीजंस की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं जो भी उस टाइम की या उस करंट सिनेरियो की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजंस कैरी किए जाते हैं अब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में किस तरह के डिसीजंस आते हैं मोस्टली कॉस्ट रिडक्शन डिसीजंस होते हैं जिनमें मैनेजर्स को टास्क दिया जाता है फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज कि आप आइडेंटिफाई करके बताएं कि जो आपका प्रोसीजर है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्ट उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके कि उसमें शुड न्यू इक्विपमेंट बी परचेज टू रिड्यूस कॉस्ट और शुड देयर एनी न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो उसको यूटिलाइज किया जाए ताकि उससे कॉस्ट को रिड्यूस कर सके एक्सपेंशन डिसीजंस भी हो सकते हैं कि प्लांट को परचेज किया जाए वेयर हाउस को इंडक्ट किया जाए और द अदर फैसिलिटी बी एक्वायर्ड टू इंक्रीज कैपेसिटी इन सेल्स
एक्सपेंशन डिसीजंस मीन कि अगर आप इस वक्त 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 15,000 यूनिट्स पर चली जाए, या आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 15,000 यूनिट्स पे जानी चाहिए, ताकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को आपकी स्टोरेज कैपेसिटी फैसिलिटेट कर सके, एंड देयर आफ्टर दैट स्टोरेज कैपेसिटी विल फैसिलिटेट योर सेल्स, कि यहाँ से स्टोरेज कैपेसिटी या वेयर हाउस से आप अपनी चीज़ें जो हैं वो मूव करके अपने सेल पॉइंट्स पर लेके जा सको। यह डिसीजन में इक्विपमेंट सिलेक्शन डिसीजंस भी आ सकते हैं कि आपने कौन सा इक्विपमेंट अपने प्रोडक्शन प्रोसीजर के लिए यूटिलाइज करना है या यूज करना है, विच ऑफ सेवरल अवेलेबल मशीन्स शुड बी परचेज। मे बी आपकी मशीनरी जो है वो टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उतने नंबर ऑफ यूनिट्स ना प्रोड्यूस कर सक रही हो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी रिक्वायरमेंट है, या करंट मार्केट में जो मशीनरी जो है वो उतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना है, उसमें इक्विपमेंट सिलेक्शन डिसीजंस भी हो सकते हैं। लीज और बाय डिसीजंस आ सकते हैं कि आप अपनी इक्विपमेंट को या एसेट को लीज पर लेना चाहते हो या बाय करना चाहते हो। आपने लॉन्ग टर्म सिनेरियो में देखना है तो आप फैक्ट्री की जो प्लेस है जहाँ पे आपने फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है उसको लीज करा रहे हो बैंक से, या फिर आप परचेजिंग में जा रहे हो। परचेजिंग की वजह से एक ह्यूज अमाउंट जो है आपकी वो ब्लॉक हो जाएगी। तो डिफरेंट कंपनीज या बिजनेसेस जो हैं वो इतने ह्यूज अमाउंट को ब्लॉक करने की बजाय बेहतर समझते हैं, या बेटर मूव करते हुए उस अमाउंट को ब्लॉक करने की बजाय लीज पर प्लेस या वो लैंड परचेज करते हैं, लीज करवाते हैं उसको, और उस अमाउंट को बजाय इसके कि वो वहां पर परचेजिंग में इन्वेस्ट करें, वो उससे अपने इक्विपमेंट या अदर नेसेसरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको परचेज कर लेते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अर्न कर सके। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजंस भी हो सकते हैं कि शुड ओल्ड इक्विपमेंट बी रिप्लेस्ड नाउ और लेटर, तो उसको अभी चेंज करना चाहिए या फिर बाद में चेंज करना चाहिए। अभी अगर आपकी टेक्नोलॉजी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने में इफेक्ट कर रही है, तो हो सकता है आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इफेक्ट हो जाए जब आप न्यू इक्विपमेंट जो है वो इंडक्ट करो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वो जो न्यू इक्विपमेंट का इंडक्शन है वो आपकी कॉस्ट को भी मिनिमाइज करे और आपकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करे। सो मीनिंग देयर इज कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही इंप्रूव हो जाए, आपका नंबर ऑफ यूनिट्स भी इंक्रीज हो जाए और आपकी कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट भी डिक्रीज हो जाए, ताकि दोनों तरीकों से बेहतरी आ जाए, तो आपकी टोटल सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टुवर्ड्स दैट सेल्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो हैं वो हमेशा कंसिडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। उसकी रीजन क्या होती है? डेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली अर्न रिटर्न्स डेट एक्सटेंड ओवर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट किया और उसका आपको रिटर्न जो है वो 10 years तक मिलेगा, तो आपको हर जो गुजरता साल है उसमें आपके मनी की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। से फॉर एग्जांपल अभी जो 1,000 रुपए की वैल्यू है वो आज से 5 साल पहले 1,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, जबकि आज कम है। और इसी तरह आफ्टर 5 years 1,000 रुपए की जो आज वैल्यू है वो अगले 5 साल के बाद इससे कम हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली एज द dollar amount or the rupee amount today is worth more than a dollar a year from now. If for no other reason, then you could put a dollar in a bank today and have more than a dollar a year from now. इट मीन्स कि आपके पास जो आज 1,000 रुपया है वो ज्यादा वर्थ रखता है उस 1,000 रुपए से जो आपको 2 साल के बाद मिलेगा। आप अगर अभी करंट सिनेरियो में एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो आपको आज 1,000 रुपया मिले या 5 दिन बाद या 10 दिन के बाद 1,000 रुपया मिले, तो आपको है कि 5-10 दिन के बाद क्यों आज ही मिलना चाहिए ताकि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू इन द मनी जो कि आज आपके पास है या आपके पास 1 साल या 2 साल के बाद होगी। तो उसका जो डिफरेंस है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिपिक्ट करता है। प्रोजेक्ट्स दैट प्रॉमिस अर्लियर रिटर्न्स आर प्रेफरेबल टू दोज दैट प्रॉमिस लेटर रिटर्न्स।
सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो प्रोजेक्ट्स जो आपको जल्दी रिटर्न दे रहे होंगे या 6 इयर्स या 6 मंथ्स और 1 ईयर में रिटर्न दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं बिजनेसेस को इन कंपैरिजन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि 5 साल या 10 साल के बाद रिटर्न दे रहे हो। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बेसिकली रिकग्नाइज करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को that involve the discounting of cash flows। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आज जो डॉलर की अमाउंट है और जो डॉलर की अमाउंट आज से 1 या 2 साल के बाद होनी है उसमें डिफरेंस किन रीजंस की वजह से आ रहा होता है। तो द वेरी फर्स्ट रीजन इज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या चीज बताता है that if a bank pays 5% interest, then a deposit of 1,000 today will be worth $105 1 year from now. This can be expressed as that future value is equal to present value into the relevant required rate of return or the interest rate। उसकी रीजन क्या है कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो आपने कहा कि मैंने 1,000 रुपया अगर बैंक में रखा है तो मुझे क्या फायदा है कि मुझे 1 साल के बाद भी 1,000 रुपया ही मिलेगा। तो मुझे उसका कोई ना कोई रिटर्न तो मिलना चाहिए ना कि मैंने पूरे 1 साल 1,000 रुपया आपके पास रखवाया है। द बैंक जो है वो अप्लाई कर देता है सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है इंटरेस्ट आपके उस डिपॉजिट के ऊपर सो दैट के जो आपने प्लेस किया है मनी विद द बैंक उसका आपको कोई रिटर्न मिल सके। तो इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली द रेट ऑफ रिटर्न विच यू आर डिमांडिंग फॉर द फॉर योर इन्वेस्टमेंट and in case of the bank it is the deposit which you have made with the bank। so f will be the balance at the end of one period or is the future value at the end of 1 year। p is the present value or the amount you have invested today। r is the rate of the interest which the bank is going to pay or you are demanding against your investment। so अगर आप $100 को प्लेस कर रहे हो तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू विल बी द $100 into 1 plus r which will be the interest rate and in this case interest rate is the 5%। तो सिंपली अगर आपने 5% के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास रेलेवेंट जो फ्यूचर वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है डेट 5% को आपने कैलकुलेट कर लेना 5% को आप सिंपली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास 5% डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास 0.05 आ जाएगा और यहाँ पर आप 0.05 को ऐड कर देंगे 1 के साथ तो 1.05 आ जाएगा। अब 1.05 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो आपके पास सिंपली फ्यूचर वैल्यू जो कि $105 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी गिवन अमाउंट which we have invested today at a certain percentage of interest or the rate of return। The $100 present outlay is called the present value of the $105 amount to be received in 1 year। So the discounted value of the future 105 rupees is the प्रेजेंट वैल्यू विच इज $100। तो क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है कि आपका आज जो $100 है इज वर्थ मोर देन द $100 इन द फ्यूचर क्योंकि आज का $100 विल बी इक्वल टू $105 इन द फ्यूचर कि आज आपके पास जो 1,000 रुपया है तो 1 साल के बाद वो एटलीस्ट 1,100 या 1,050 रुपए होगा तो उसकी वैल्यू आज के 1,000 रुपए के बराबर में होगी। दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया था अब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट किस तरीके से कैलकुलेट होता है डेट वी आर गोइंग टू हैव product of the periods which we are going to have for that certain investment which we are giving to the bank। अगर हमने बैंक को जो डिपॉजिट पहले 1 साल के लिए दिया था अब हम 2 साल के लिए या 5 साल के लिए दे रहे हैं तो जो एन है दिस विल बी द नंबर ऑफ पीरियड्स और द नंबर ऑफ टेन्योर। अब इस केस में लेट्स से दैट द कंपाउंडिंग इज फॉर द 2 years। सो
then our n will be equal to 2 years and the interest rate is 5%. तो सिंपली जिस तरीके से पहले कैलकुलेशन की थी डेट 1.05 को मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ, इस केस में भी 1.05 ही कैलकुलेट होगा बिकॉज वी आर हैविंग द सेम रेट ऑफ रिटर्न. बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दैट वी आर गोइंग टू हैव द प्रोडक्ट ऑफ 105 1.05 multiply by 1.05 और द 1.05 स्क्वायर. तो हमारे पास आ जाएगा 1.1025 and when we multiply this value with the $100 then we have the resulting value of $110.25. अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट रेट को देखो तो आपके पास $105 का रिजल्ट आ रहा था और हमने कहा कि हमने 2 साल के लिए इसको डिपॉजिट किया, तो सिंपल कैलकुलेशन कहती है कि 105 में 5 ही और ऐड हो जाएगा और 110 जो है वो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी. बट वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ $0.25? The reason of this is that we are having a compound interest rate for our investment. इसका मतलब ये हुआ that जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है हम उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, बट फॉर द सेकेंड ईयर हमने जो $5 रिसीव किए थे एज एन इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर हम उस पर भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देंगे. तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी $100, फिर हमने उस पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया तो वो हो गया 105, तो फिर हमने 105 पर दोबारा से कैलकुलेट किया यानी 100 पे भी और $5 पे भी. तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो आ जाएगी $110.25. तो आपकी फ्यूचर वैल्यू फॉर द प्रेजेंट रुपीज फॉर द प्रेजेंट $100 compounded for 2 years at the rate of 5% will be $110.25. अब process of calculating or finding the present value of a future cash flow is called the discounting. पहले हमने future value calculate की थी present की, अब हम present value calculate कर रहे हैं future amount की या future value of money की. तो इस प्रोसेस को जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग. और डिस्काउंटिंग क्या होती है, द इंटरेस्ट रेट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्काउंट रेट. और वो कैलकुलेट कैसे होता है, सिंपल जिस तरीके से हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया था तो हमने फ्यूचर वैल्यू के साइड पर इंटरेस्ट को मूव कर देंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन हो जाएगी. So the present value will be equal to future value divided by the rate of return which we are receiving on our investment. Here P is the present value, F is the future value, R is the discount rate and N is the number of terms. Now let's discuss some examples so that we can have the better understanding of the calculation of present values having the compound interest or the simple interest rate. Here is the first example that John plans to retire in 12 years. Upon retiring, he would like to take an extended vacation, which he expects will cost at least $40,000. What lump sum amount must he invest now to have $40,000 at the end of 12 years if the rate of return is 8%? It means that we are going to have $40,000 at the end of 12 years. So what is the rate of return is the 8%. तो हम अगर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन. प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है $40,000 की, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 12 एंड द डिस्काउंट रेट इज द 8%. So how we are going to calculate this is that 40,000 divided by 1 plus 0.08 raised to power 12. So here if we write it as 40,000 divided by 1 plus 0.08 raised to power 12, तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी.
अब प्रेजेंट वैल्यू को एक तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा सीरीज हो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट थ्रू दस। तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल्स गिवन होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गर पीरियड्स और द हायर परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। इस सिनेरियो में किस तरीके से कैलकुलेट होगा, दैट वी आर गोइंग टू हैव द 8% इनटू 12 ईयर्स। तो हम सिंपल इस वाले टेबल में विच इज द प्रेजेंट वैल्यू टेबल, वी आर गोइंग टू हैव द 8% इनटू द 12 ईयर्स। दिस इज द पीरियड्स, वर्टिकली पीरियड्स गिवन है और हॉरिजॉन्टली जो है वो इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो आपने हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्ट रेट को आइडेंटिफाई किया विच इज द 8%, इन वर्टिकल सिनेरियो में 12 को आइडेंटिफाई किया विच इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अवर मनी। तो 12 को जब आपने 8% में सर्च किया तो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है 0.397 की। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि 40,000 को इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 0.397। तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टुडे टू हैव द वैल्यू ऑफ 40,000 आफ्टर द 12 ईयर्स। 40,000 को अगर सिंपली मल्टीप्लाई करें 0.397 के साथ तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 15,880। इट मीन्स कि अगर आप आज की डेट में 15,880 को इन्वेस्ट करें एट द रेट ऑफ 8% फॉर द 12 ईयर्स, तो आपके पास एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स $40,000 जो हैं वो रिसीव होंगे। टोटल रेट ऑफ टोटल रिटर्न जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको मिलेगा, तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी मनी की वो होगी $40,000। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली 12% के साथ कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमने यही सारा सिनेरियो 40,000 वाला इन्वेस्ट का मतलब हमें रिसीव होना हो तो हम 12% के साथ इन्वेस्ट करें तो हमें कितनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो 12% के केस में आप अपने इस टेबल में 8% की जगह 12% की वैल्यू को सर्च करेंगे और 12% को 12 ईयर्स में सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.257। तो इधर आपने 40,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.257 के साथ। तो आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी विच विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.257, 10,280। इट मीन्स कि आप आज की डेट में $10,280 को इन्वेस्ट करेंगे एट 12% फॉर 12 ईयर्स, तो आपके पास $40,000 जो हैं वो एट द एंड ऑफ द 12 ईयर्स आपको रिसीव होंगे। तो क्लियरली आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि अगर आप 8% पे कर रहे हैं तो आपको $15,000 इन्वेस्ट करने पड़े, जबकि आप अगर 12% पे करेंगे तो आपको $10,280 जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। So this is how we calculate the present value in simple terms, जो कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यू सेम उसमें कैलकुलेट हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू सीरीज ऑफ कैश फ्लोज के लिए भी कैलकुलेट होता है। सीरीज ऑफ कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है कि आपके पास हर साल सर्टेन परसेंटेज और सर्टेन अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कर रहे होगे या फिर सर्टेन अमाउंट जो है वो आप रिसीव कर रहे होगे इन केस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। How the present value of series of cash flow is calculated, we will discuss it in the next lecture. Please go through this lecture thoroughly to have the clear understanding of the present value and time value of money. Thank you.